रीबर्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड लवर्स एपिसोड 16 ओबोरॉय मेंशन में सभी आज बहुत ज्यादा खुश है एंड ऐसा होता भी क्यों नहीं। आज वो हुआ है जिसके होने का सपना सभी ने देखा है। आज पूरी इंडस्ट्री कार्तिक के खिलाफ है। धनजानी फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, खान फैमिली, वर्मा फैमिली, द डोबरियाल्स, दीवान एंड गुलाटी फैमिली, जॉनसन एंड सन्स सभी अमीर पावरफुल लोग आज कार्तिक के खिलाफ थे। सच में आज कार्तिक ने पूरी इंडस्ट्री को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। अब तो कार्तिक भी गया और उसकी नीका कंपनी भी। वही रोनित, राकेश, इशिका जब उन्हें ये सब पता चला तो वो कार्तिक की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कंपनी को बचाने की। वही दशरथ और त्रिशा इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कार्तिक के दुश्मन पैदा कर रहे थे। यश आज सुबह से ही ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। वही शनाया के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो फिर एसएस हॉस्पिटल जाने का मन बना लेती है क्योंकि इस बार वो कार्तिक को मनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। वही बिरला हाउस में कुछ भी ठीक नहीं था। नैना कार्तिक का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है, तभी राहुल उन्हें रोकते हुए कहता है, नैना प्लीज तुम ऐसे मत जाओ, जीजू कुछ समझाओ ना इसे। आई प्रोमिस मैं ये सब ठीक कर दूंगा। नैना ने नाराजगी से कहा, कार्तिक कह दो इससे कि हमारा रास्ता छोड़ दे, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। कार्तिक ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, राहुल अभी के लिए हमें जाने दो, हमारा यहां से जाना ही सही है। तभी नयनतारा ने कहा, रुको कार्तिक, मेरी तुमसे एक सलाह है, नैना को यही छोड़ दो। ये सुनकर सभी हैरान होकर नयनतारा को देखने लगते हैं। नयनतारा मुस्कुराते हुए कहती है, कार्तिक मेरी बात मानो, नैना एक अनलकी गर्ल है। वो जिसके भी साथ होती है उसके साथ हमेशा ही गलत होता है। ये सुनकर नैना की कार्तिक के हाथ पर पकड़ ढीली हो जाती है। कार्तिक जब नैना को देखता है तो पाता है कि वो नम आंखों से नीचे देख रही है। इससे कार्तिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नयनतारा इतने में चुप नहीं होती और वो आगे कहती है, तुम खुद ही क्यों नहीं सोचते इस बारे में? जब से ये नैना तुम्हारे घर आई है तुम्हारे साथ कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। पहले तुम हॉस्पिटल गए, फिर तुम्हारी मामी एंड बाद में बहन भी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ नैना की मनहूसियत की वजह से हो रहा है? मेरी बात मानो और इससे अलग हो जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। पहले वो खुद के माँ बाप को खा गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे माँ बाप को भी। ये सुनकर कार्तिक जोर से चिल्लाया, इनफ नयनतारा, बस करो। अब अगर एक बार और तुमने नैना के बारे में कोई भी गलत बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नैना के बारे में जानती ही क्या हो? इस पूरी दुनिया में नैना से ज्यादा साफ दिल इंसान कोई नहीं है, उसके जितना मासूम कोई नहीं है, उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वही राहुल मुस्कुराने लगता है। उसे सच में नैना के फ्यूचर की अब कोई चिंता नहीं थी। वही वैभव तिलमिल जाता है। वो कहता है, कार्तिक नयनतारा ने आखिर गलत क्या कहा है? सब सही ही तो कहा है। आखिर नैना के पास है ही क्या सिवाय मनहूसियत के? पहले अपने पेरेंट्स को खा गई, फिर तुम्हें, फिर तुम्हारी फैमिली को। तुम मानो या ना मानो लेकिन ये सच है कि नैना जिसके भी साथ होती है वो मरता है। वैभव की बात सुनकर नैना को रोना आ जाता है। वही नैना को रोते देखकर कार्तिक का खून खोल जाता है। वो कहता है, मिस्टर वैभव सिन्हा, तुम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर क्यों नहीं झांकते? तुम एंड तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ, तुम दोनों ही नैना के पांव की धूल बराबर भी नहीं हो। नैना किसी और के लिए लकी हो ना हो मेरे लिए। इतना बोलकर कार्तिक नैना के कमर में हाथ डालकर कहता, हा नैना मेरे लिए मेरी गुड लक है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। ये सुनकर नैना कार्तिक की तरफ हैरानी से देखने लगती है और कार्तिक भी उसकी तरफ प्यार से देख रहा था। उन दोनों को इतने करीब देखकर वैभव का खून खोल जाता है। वो फिर अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, कार्तिक इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, नैना चीज ही जबरदस्त है। साली किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है, लेकिन एक दिन तुम नैना की पनौती के बारे में जरूर जान जाओगे। और उस दिन तुम अपनी इसी खुशकिस्मती को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दोगे जिस तरह से मैंने इसे निकाल दिया था। मुझे एक बहुत ज्यादा खुशी है कि नैना मेरी वाइफ नहीं है। ये सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है। वो कुछ कहती तभी कार्तिक वैभव को जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर कहता है, डोंट डेयर मिस्टर वैभव सिन्हा, मेरी वाइफ के बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। नैना मेरा प्राउड है एंड कोई भी मेरे सामने या मेरी पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। ये सुनकर नैना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही वैभव की सारी हवाएं उड़ जाती है। वो मन ही मन कहता है, नैना तुम्हारी ये मुस्कान मैं ज्यादा देर तक रहने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। तभी राहुल कहता है, जीजू नैना आप दोनों जाइए, वैभव को अब मैं हैंडल करता हूँ।
कार्तिक और नैना फिर वहां से एसएस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तभी किस्मत से शनाया भी वहां पहुंच गई। शनाया ने जब कार्तिक को वहां देखा तो वो उसके पास जाकर कसके गले लग गई। इससे कार्तिक और नैना बहुत ऑकवर्ड हो गए। कार्तिक ने कहा, शनाया ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। शनाया ने हमेशा की ही तरह रोते हुए बोली, कार्तिक मुझे रीत के बारे में पता चला, उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ। मैं यहाँ उसके हालचाल पूछने आई हूँ, वो ठीक तो है ना। कार्तिक को ये जानकर सच में बहुत अच्छा लगता है कि शनाया को रीत की इतनी चिंता है, वही नैना का इससे मुंह बन जाता है। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, शनाया तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, हम अभी उससे मिलने ही जा रहे हैं एंड वो अभी बिल्कुल ठीक है। ये जानकर शनाया जुठमुठ की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आती है, जिसे देखकर नैना अपनी आईब्रो ऊपर उठा लेती है। वो मन में कहती है, नौटंकी कही कि हम ब्लडी विच। फिर नैना कार्तिक का हाथ पकड़कर कहती है, कार्तिक अब चले, रीत हमारी राह देख रही होगी। कार्तिक हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो शनाया की तरफ देखकर पूछता है, शनाया क्या तुम रीत से मिलना चाहोगी। ये सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो जाती है। वही शनाया कार्तिक का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर खुश हो जाती है। फिर वो भी कार्तिक का दूसरा हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगती है। शनाया बोली, कार्तिक देखो मैं रीत के लिए कुछ फ्रूट्स भी लाई हूँ, रीत को ये सब पसंद तो आएगा ना। कार्तिक ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, ओह थैंक यू सो मच शनाया, तुम्हें रीत के बारे में इतना सोचा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। नैना गुस्से से कार्तिक की तरफ देखती है, पर जब वो कार्तिक को रीत के लिए खुश देखती है तो वो अपना गुस्सा अपने मन में दबा देती है। फिर वो शनाया को डेविल लुक देती है। इससे शनाया एक पल के लिए सहम जाती है, फिर वापस से नॉर्मल हो जाती है। शनाया फिर कार्तिक के पीठ पीछे अजीब सा लुक नैना को देती है, जैसे वो कह रही हो, ये तो बस शुरुआत है नैना, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे कार्तिक को अपने इशारों पर नचाती हूँ। इससे नैना का खून और खोल जाता है, पर अफसोस वो अभी कार्तिक को परेशान करना नहीं चाहती, तो अपनी मुट्ठियां दबा के खुद को शांत करती है। हॉस्पिटल में कार्तिक, नैना और शनाया तीनों साथ में रीत के वार्ड में जाते हैं। वहां सूरज मामा और रीत आपस में बहस कर रहे होते हैं। मामा डांटते हुए कहते हैं, रीत बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम कुछ भी मत बोलो, और कार्तिक के सामने ये बात गलती से भी कभी मत करना, समझी तुम। कार्तिक ने अंदर आते हुए पूछा, मुझसे क्या बात नहीं करनी है मामा। कार्तिक को वहां देखकर मामा हैरान हो जाते हैं। वही रीत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर रीत जब नैना को देखती है तो उसकी स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वही शनाया को देखकर रीत मुंह बना लेती है। शनाया जब ये देखती है तो उसका भी मुंह बन जाता है। वही नैना की हंसी छूट जाती है। नैना फिर अपनी प्यारी सी क्यूट रीत को सिर पर किस करती है और उसे गले लगा लेती है। रीत भी नैना को प्यार से गले लगा लेती है। रीत और नैना की बॉन्डिंग देखकर कार्तिक को बहुत खुशी होती है। तभी वो शनाया को देखता है जो अजीब शक्ल बना रही होती है। ये देखकर कार्तिक का दिल बैठ जाता है। कार्तिक के दिल में अचानक से ये ख्याल आता है कि काश काश नैना की जगह शनाया रीत के करीब होती। वो, शनाया, रीत, रेहान, मामा, मामी, एक हैप्पी फैमिली। कार्तिक ने बस यही तो चाहा था अपनी लाइफ में। ये सपना कार्तिक ने पिछले 7 साल से सजा रखा था, जो आखिर में टूट गया। ऐसा क्यों हुआ ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है बस। मामा बात टालते हुए बोले, अरे नहीं कार्तिक, कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। कार्तिक अपने मामा की बात समझ जाता है, वो कुछ भी नहीं कहने वाले, तो वो फिर रीत के पास आकर उसे सिर पर किस करता है। फिर उसके हाथ में किटकैट पकड़ाते हुए कहता है, तो मेरी प्रिंसेस अब कैसी है। किटकैट देखकर रीत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे हैं। शनाया फिर नकली मुस्कान लिए रीत को फ्रूट्स देते हुए कहती है, रीत अब तुम कैसी हो, उम्मीद है तुम अब ठीक होगी। रीत रुडली कहती है, भाई ये यहाँ क्यों आए हैं। ये सुनकर नैना डेविल स्माइल के साथ शनाया को देखने लगती है, मानो उसे चिढ़ा रही हो कि उसे देखकर यहाँ किसी को भी खुशी नहीं हुई। वही शनाया का मन तो कर रहा होता है वो रीत को कान के नीचे 2 बार जोर से बजा दे, लेकिन कार्तिक की वजह से वो कर नहीं सकती, तो बस मुस्कुराकर पीछे हट जाती है। वही कार्तिक भी अंदर ही अंदर खुद को हंसने से रोक रहा था। रीत फिर पापा की तरफ देखने लगती है और इशारे से कुछ पूछती है। वही पापा आंखें बड़ी करके उसे ना में जवाब देते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए सबने देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। नैना ने रीत के कान में पूछा, रीत क्या बात है, पापा तुम्हें क्या नाम है बता रहे हैं। रीत फिर झूठ कहती है, वो मैं साहिल भाई के पास जाना चाहती थी, उन्होंने मेरी जान बचाई थी ना।
तो बस उन्हें थैंक यू बोलना था। कार्तिक ने जब ये सुना तो वो मामा की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, मामा जी, रीत अगर साहिल को थैंक यू बोले इसमें गलत क्या है? आप उसे मना क्यों कर रहे हैं? कार्तिक को खुद से सवाल करता देख पापा गुस्से से रीत को देखते हैं, फिर कार्तिक को बहाना देते हुए कहते हैं, अरे बेटा, डॉक्टर ने बोला है रीत को अभी बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है, ऐसे में वो दूसरे वार्ड में जाना चाहती है तो ये कैसे मुमकिन है, इसलिए मैं उसे मना कर रहा था, दूसरी तो कोई बात नहीं है। ये सुन के नैना प्यार से रीत को समझाते हुए कहती है, रीत पापा सही कह रहे हैं तो तुम उनकी बात मानो। एंड थोड़ी देर में हम वैसे भी साहिल के वार्ड में जाने ही वाले हैं, तो तुम्हारी तरफ से हम उसे थैंक यू बोल देंगे, ओके? ये सुनकर रीत बहुत खुश हो जाती है और नैना को हक कर लेती है। वही पापा थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कार्तिक बोला, अच्छा मामा, मैं साहिल से मिलकर आता हूँ। मामा कार्तिक रोकना तो चाहते थे पर बस मुस्कुराकर रह जाते हैं। जब कार्तिक जाता है तो रीत चिल्लाते हुए कहती है, भाई साहिल भाई की मम्मी से जरूर मिलना, वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर पापा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वही कार्तिक हैरान हो जाता है, वो भला साहिल की मां से क्यों मिले, लेकिन फिर भी वो हाँ में सिर हिला देता है। वही पापा और नैना रीत के पास बैठकर उसे कंपनी देने लगती है, लेकिन हमारी प्यारी शनाया कार्तिक के पीछे वार्ड से बाहर निकल जाती है। शनाया पीछे से चिल्लाती है, कार्तिक रुको। कार्तिक रास्ते में रुक जाता है। शनाया आगे बोली, कार्तिक मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। वो क्या है ना, मुझे भी मिस्टर साहिल को थैंक यू बोलना है रीत की तरफ से, उसे अच्छा लगेगा। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ कह दिया। फिर वो दोनों साहिल के वार्ड के बाहर जाकर रुक गए। कार्तिक ने गार्ड से कहा, सुनो, अंदर जाके कहो कि कार्तिक साहिल से मिलने आया है। एक गार्ड ने हाँ में मुंडी हिलाई और अंदर चला गया। मोनिका वार्ड में साहिल को जबरदस्ती खाना खिला रही थी। साहिल चिढ़ते हुए कहता है, ओह मम्मा, अब बस भी करो, 4 दिन का खाना एक साथ खिला दोगी क्या? ये सुनकर मोनिका अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वही अनिल और मिहिर उन दोनों पर हंसने लगते हैं। मोनिका गुस्से से कहती है, साहिल तुम्हें ये खाना फिनिश करना ही होगा, तुम्हें बाद में दवाई भी तो लेनी है, चलो जल्दी से खाओ। साहिल फिर मुंह बना देता है। मोनिका फिर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है तो साहिल तुरंत अपना मुंह खोल देता है। मोनिका फिर प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। तभी एक गार्ड वहां आके बोला, सर मिस्टर कार्तिक यहाँ आए हुए हैं, वो अंदर आना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? ये सुनते ही मोनिका के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वो एकदम से परेशान हो जाती है। मिहिर गुस्सा करते हुए बोला, अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई कार्तिक गुरु को वार्ड के बाहर खड़े रखने की? इतना बोलकर वो वार्ड से बाहर निकल जाता है। मोनिका उसे चिल्लाकर रोकने ही वाली थी, तब तक मिहिर बाहर जा चुका था। वो फिर परेशान होते हुए कहती है, साहिल बेटे, तो यही आराम कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर वो खड़ी हो जाती है। साहिल अपनी माँ का हाथ पकड़कर मासूमी से पूछता है, मॉम आप कहाँ जा रही हैं और मेरे खाने का क्या? मोनिका पेट पर हाथ रखकर बोली, बेटे वो मेरे पेट में थोड़ा दर्द शुरू हो गया है, शायद मुझे गैस हो गई है। मैं बस अभी आती हूँ, तू खाना खा, हम। ये बोलकर मोनिका जल्दी से बाथरूम के अंदर चली जाती है। वही मिहिर कार्तिक को लेकर वार्ड में आता है। वो कहता है, सॉरी बॉस, आपको वार्ड के बाहर रुकना पड़ा, आई प्रोमिस मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अरे, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे सच में कोई परेशानी नहीं हुई है, पक्का। इस तरह एक तरफ मोनिका जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है, वही कार्तिक और शनाया मिहिर के साथ वार्ड में आता है। कार्तिक फिर साहिल के पास आकर पूछता है, कैसे हो बच्चे? साहिल और भी ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, मैं ठीक हूँ बॉस, रीत कैसी है? कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो भी ठीक है। साहिल ने फिर आंखों के इशारे से पूछा, बॉस ये हॉट हॉट कौन है, न्यू गर्लफ्रेंड? कार्तिक पहले तो साहिल को गुस्से वाला लुक देता है, फिर कहता है, ये मिसेज शनाया यश ओबोरोए है, मेरे बड़े भाई की बीवी। ये सुनकर साहिल अजीब ढंग से मुस्कुराने लगता है, मानो कह रहा हो, वाह, तो ये आपकी भाभी है, हम बहुत हॉट है बॉस, आपके तो मजे हैं सच में। कार्तिक कहीं ना कहीं साहिल की स्माइल का मतलब समझ जाता है तो वो गुस्से से उसे देखता है। वही शनाया को कार्तिक का ऐसा इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर ये जहर का घूंट पी लेती है। फिर वो साहिल से कहती है, मिस्टर साहिल आप अब कैसे हैं? साहिल कुछ कहता तभी मिहिर बेचारा सा चेहरा बनाकर कहता है, हाय बेचारा बहुत दर्द में है।
देखो ना, कमर पर कितनी मोटी पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर लोग जब उसके पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाते हैं तब इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम बेचारा चिल्लाकर रह जाता है और बाद में दर्द रहता रहता है। साहिल असल में ये कहने वाला था कि वो एकदम फिट है एंड बहुत मजे में है, लेकिन जब वो अपने शैतान भाई की बात सुनता है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। वहीं कार्तिक और अनिल जोर जोर से हंसने लगते हैं। इससे शनाया भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती तो वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है ताकि साहिल उसे देख ना सके। वहीं मोनिका की भी हंसी छूट जाती है। कार्तिक फिर यहाँ वहां देखने लगता है मानो किसी को ढूंढ रहा हो। मिहिर ने पूछा, क्या हुआ बॉस, किसे ढूंढ रहे हो? कार्तिक ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, मैंने जब मिस्टर अनिल को कॉल किया था तब उनका फोन तुम्हारी मम्मी ने उठाया था। उस वक्त मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया था तो मैंने ठीक से उनके साथ बात नहीं की थी, तो मुझे उन्हें सॉरी बोलना था। ये सुनकर अनिल मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहते हैं, ओह अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा मेरे बच्चे। मिहिर ने पूछा, अरे वो क्यों डेड, बॉस को भला किस बात का वेट करना होगा? मैं अभी मॉम को बुलाता हूँ, वैसे वो है कहाँ? पापा बोले, अरे वो वॉशरूम गई है, उसे जरा गैस हो गई है बस इसीलिए। कार्तिक, मोनिका आए तब तक तुम मेरे पास बैठो, इसी बहाने मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। कार्तिक मुस्कुराकर हाँ कह देता है। वही मोनिका ये सुनकर अपने सिर पर हाथ मारकर गुस्से से कहती है, अरे ये अनिल जी को भी क्या इतनी कंपनी चाहिए, वो भी कार्तिक से। दो दो सगे बेटे हैं पास में, फिर भी इन्हें कार्तिक ही चाहिए। साहिल और मिहिर फिर शनाया के साथ बातों में लग जाते हैं। वो उसके साथ बीच बीच में फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं। वही कार्तिक और अनिल बिजनेस की बातें करने लगते हैं। वही मोनिका अब परेशान हो रही होती है कि वो अब आगे क्या करे। अनिल फिर गंभीर होकर कहते हैं, कार्तिक बेटे, अब से तुम्हारा इस इंडस्ट्री में टिकना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तुमने जाने अनजाने बहुत अमीर घरानों से दुश्मनी मोड़ ली है, जिसका खामियाजा नीका को भुगतना होगा। कार्तिक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। अब चाहे जो हो जाए, मुझे पीछे करना और हराना दोनों ही मुश्किल है। मैं अब किसी के भी आगे झुकने वाला नहीं हूँ। अनिल ने कार्तिक के कंधे को थपकी देते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरे बेटे। पता है कार्तिक बेटे, जब से मैंने तुम्हें जाना है मेरी ये दिल की ख्वाहिश रही है कि काश कि तुम मेरे बेटे होते। अगर ऐसा होता तो बात ही क्या होती। कार्तिक उनकी इस बात पर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, काश कि मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही सोचती। ये सुनकर सभी का ध्यान कार्तिक की तरफ चला जाता है। वही मोनिका भी शौक रह जाती है। अनिल ने पूछा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती, इससे तुम्हारा क्या मतलब है कार्तिक? कार्तिक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। शायद उनके लिए मैं बहुत बड़ा बोझ था, इतना बड़ा कि वो मुझे संभाल ही नहीं पाए। ये सुनकर मोनिका की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। मिहिर कार्तिक के पास आकर पूछता है, बॉस आपकी मम्मी आपको छोड़कर क्यों चली गई? आप तो कितने अच्छे हैं, इंटेलिजेंट भी है, फिर उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी थी, जो शायद मेरे रहते पॉसिबल नहीं था। अनिल ने गुस्से में कहा, बुरा मत मानना कार्तिक, लेकिन मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी माँ बहुत बुरी है। हम्मम, मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है जो ऐसा काम करती है। वो भला अपनी लाइफ के खातिर अपने बच्चे को बेसहारा कैसे छोड़ सकती है? मिहिर ने भी गुस्से से कहा, हाँ बॉस, आपकी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपको छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अच्छा है कि मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। ये सब सुनकर मोनिका मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी वो कार्तिक की आवाज सुनती है। कार्तिक कहता है, अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। साथ में उनकी इज्जत भी करता हूँ। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। साहिल पूछता है, क्यों बॉस, आपको तो सबसे क्या ज्यादा उन पर गुस्सा करना चाहिए, उनसे नफरत करनी चाहिए। भला कौन सी माँ ऐसे अपने सगे बेटे को छोड़ देती है? कार्तिक उन्हें समझते हुए कहता है, साहिल मेरे बेटे, माँ बाप की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है, अपनी जिंदगी होती है, अपने सपने होते हैं और ढेर सारी उम्मीदें भी। उनकी भी अपनी खुशी तलाशने का पूरा हक होता है। हाँ ये सच है कि मेरी माँ को अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी थी तो वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें आज भी मेरी उतनी ही फिक्र है जितनी तब थी। मुझे पूरा यकीन है कि जितना प्यार मैं उनसे करता हूँ वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती होगी। ये सुनकर मोनिका की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो बिना आवाज किए ही फूट फूट कर रोने लगती है।
वही अनिल कार्तिक से पूछता है, कार्तिक अगर कल को तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम तब भी उससे कोई शिकायत भी नहीं करोगे? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा हुआ तो वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। मैं बस चाहता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो मुझ पर प्राउड करे, बस इतना ही। मिहिर कार्तिक के गले लगकर कहता है, बॉस आप सच में ग्रेट है, आप जैसा कोई नहीं है। कार्तिक फिर कहता है, मुझे लगता है मैंने आप लोगों का काफी वक्त ले लिया है, आप सबको भी आराम करना चाहिए, मैं अभी चलता हूँ, बाद में आऊंगा, ठीक है? मिहिर भी हाँ में सिर हिला देता है और वो कार्तिक और शनाया को वार्ड के बाहर तक छोड़ने जाता है। जब मोनिका को लगता है कि कार्तिक जा चुका है तब वो नॉर्मल होकर बाहर आती है। मोनिका को देखकर मिहिर उन्हें कसके गले लगा लिया है, फिर कहता है, मॉम हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें आप मिली। अगर आप भी हमें कार्तिक बॉस की माँ की तरह छोड़कर चली जाती तो हम जी ही नहीं पाते। साहिल भी कहता है, हाँ मम्मा आप सबसे बेस्ट मॉम है, वी लव यू सो मच। ये सुनकर मोनिका बहुत खुश होती है, साथ में दुखी भी। वो मन ही मन कहती है, काश मैं तुम्हें अपना पाती मेरे बच्चे, काश कि मैं तुम्हें ये कह पाती कि आई रियली लव यू सो मच कार्तिक। वही वार्ड से बाहर आते ही कार्तिक इमोशनल हो जाता है। वो मन ही मन कहता है। साहिल के वार्ड से बाहर आने के बाद कार्तिक का दिल बहुत भारी हो जाता है। शनाया कहीं ना कहीं कार्तिक के लिए बुरा महसूस कर रही होती है, जबकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कार्तिक के दर्द से। तभी शनाया नोटिस करती है कि रीत के वार्ड से कोई बाहर आ रहा है, तो वो कार्तिक का हाथ पकड़ लेती है और अपने चेहरे पर तसल्ली वाले एक्सप्रेशन लाकर कार्तिक को गले लगा लेती है। कार्तिक जो अभी भी बहुत इमोशनल होता है अपनी मां को लेकर, वो भी अनजाने में शनाया को गले लगा लेता है। वही मामाजी और नैना जब ये देखते हैं तो उनको कार्तिक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नैना फिर माहौल की नजाकत देखकर चुप रह जाती है, पर मामाजी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और जोर से चिल्लाते हैं, कार्तिक ये क्या कर रहे हो तुम? कार्तिक अपने मामा की दहाड़ सुनकर तुरंत ही अपने होश में लौट आता है। जब वो खुद को शनाया से चिपका हुआ देखता है तो वो खुद भी काफी हैरान हो जाता है। कार्तिक फिर अपने मामा और बीवी का गुस्से भरा चेहरा देखता है तो उसकी सारा कॉन्फिडेंस मानो एक ही झटके में हिल जाता है। कार्तिक फिर तुरंत ही शनाया से दूर होकर नैना के पास चला जाता है और प्यार से कहता है, नैना डार्लिंग तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे प्लीज गलत मत समझना। नैना फिर एक नज़र शनाया को देखती है जो उसे एटीट्यूड से देख रही थी, मानो वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही हो। नैना फिर शनाया को सुनाने वाले लहजे में अपनी आंखें बड़ी करके गुस्से में कार्तिक का कॉलर पकड़कर कहती है, कार्तिक के बच्चे अगर आज के बाद मैंने तुम्हें किसी भी लड़की के आसपास भटकते हुए या गले लगाते हुए देखा तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी, समझे कि नहीं? कार्तिक तुरंत डर के मारे हाँ में मुंडी हिला देता है। वही मामाजी नैना को शाबाशी देने वाले अंदाज में पीठ पे थपकी देते हैं। इससे कार्तिक का चेहरा और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। कार्तिक को हमेशा ही नैना का रौद्र रूप बहुत अच्छा लगता है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वही जब शनाया कार्तिक को जोरू का गुलाम टाइप्स हस्बैंड देखती है तो वो अंदर तक जल के राख हो जाती है। ऐसा होता भी क्यों ना, नैना से पहले शनाया ही तो थी जिसकी सारी बातें कार्तिक सर झुकाकर माना करता था। नैना फिर कार्तिक का कॉलर पकड़कर खींचकर उसे रीत के वार्ड में ले जाती है और कार्तिक भी आज्ञाकारी पति की तरह उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही शनाया गुस्से में कहती है, हम्मम हिटलर कही की, उफ इस कार्तिक को भी पूरी दुनिया में ये नैना ही मिली थी शादी करने को, और ये कार्तिक कैसे आगे पीछे घूम रहा है नैना के, जोरू का गुलाम कही का। अपना जलता दिल लेकर फिर शनाया वहां से चली जाती है। अब नीका कंपनी के ऑफिस में रोनित और राकेश अपने सारे कनेक्शन यूज कर रहे थे ताकि वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स बचा सके। वही बड़ी बड़ी कंपनियां वर्मास, डोबरियाल्स, खान्स एंड मल्होत्रास के प्रेशर में अपने अपने प्रोजेक्ट्स नीका कंपनी से वापस खींच रहे थे। तभी कार्तिक रीत से मिलने के बाद ऑफिस आता है। उसे सही सलामत देखने के बाद ही रोनित, राकेश और इशिका को राहत मिलती है। कार्तिक हमेशा की ही तरह बहुत अच्छे मूड में होता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। इशिका परेशान होकर बोली, कार्तिक सर देखिए ना, सभी लोग इन अमीरजादों की वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले रहे हैं। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ इशिका मुझे मालूम है। राकेश क्यूरियोसिटी से पूछता है, भाई क्या हुआ, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल गया क्या? कार्तिक डेविल स्माइल देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स राकेश, मेरे पास हर सिचुएशन का इलाज है, वो भी तगड़ वाला। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है।
ये जानकर सभी खुश हो जाते हैं। कार्तिक अपने केबिन सबको बताता है। तो भाई लोग, सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे सामने से कैंसिल किया है, उन्हें पेनल्टी लेटर भेजो, को भी पूरे प्रॉफिट के साथ। दूसरा काम, जो लोग हमसे कॉन्ट्रैक्ट किए बिना अपने हाथ वापस खींच रहे हैं, उन्हें वार्निंग देकर ब्लैक लिस्ट कर दो। हम फ्यूचर में ऐसे लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। तीसरा, जो भी लोग हमारे साथ हैं उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस दो, बढ़िया ऑफर दो ताकि वो यहाँ टिके रहे। रोनित ने कहा, कार्तिक, यू जस्ट डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस ऑल। रोनित ने पूछा, लेकिन भाई, ऐसा करने से बाकी की सारी कंपनीज हमसे नाराज हो जाएगी, उसका क्या? हमें फ्यूचर में उनकी जरूरत पड़ सकती है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं भाई, ये बस कुछ टाइम के लिए ही है, बस बहुत जल्द सारे के सारे हमारे पास वापस आएंगे एंड सब नॉर्मल भी हो जाएगा। बस उस टाइम हम उन लोगों को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। इशिका ने एक्साइट होकर पूछा, सर आपको इस बात पर इतना यकीन कैसे है कि सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा? कार्तिक ने बताया, इशिका, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास अब हुक्म का इक्का आ गया है जो हर किसी के पास नहीं होता। रोनित मुस्कुराकर कहता है, यस बॉस, ये हुई ना मेरे कार्तिक वाली बात। नाउ द रियल कार्तिक ओबोरॉय इज बैक। राकेश ने खुश होते हुए पूछा, वाओ कार्तिक, तुम्हारी यही बात तो मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि तुम हमेशा एंड मोमेंट पर कुछ ऐसा टिक्रम करते हो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा कार्तिक, प्लीज बताओ ना, तुम्हारे पास कौन सा हुक्म का इक्का है? इशिका भी खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ सर, प्लीज बताइए ना, प्लीज। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरी प्यारी मंडली, उस हुक्म के इक्के का नाम है द ग्रेट मानव बजाज। ये सुनकर सबके सिर पर मानो बम गिर पड़ा। सब एक साथ जोर से चिल्ला उठे, क्या, द मानव बजाज? कार्तिक ने हाँ में सिर हिलाया। राकेश ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, भाई ये तो सीधा 440 वोल्ट का झटका है। कार्तिक, क्या तुम मेरा हॉट फेल करना चाहते हो? बिना किसी वार्निंग के तुम इतनी बड़ी न्यूज हमें कैसे दे सकते हो? इशिका पूछती है, सर क्या आप एशिया के नंबर 1 बिजनेस किंग द मानव बजाज की बात कर रहे हैं, जिनके पास आज की डेट में अरबों की प्रॉपर्टी है? कार्तिक ने हंसने हुए हाँ में सिर हिलाया। रोनित ने हंसते हुए कहा, राकेश मेरे भाई, तुम अब कार्तिक के साथ काम कर रहे हो, उस उल्लू की दुम यश के साथ नहीं। तुम इन सबकी आदत डाल दो, समझे? ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें आगे इससे भी ज्यादा बड़े बड़े सरप्राइज मिलते ही रहेंगे, समझा क्या? राकेश ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? कार्तिक ने शान से कहा, बेटा यूं समझ ले कि ये तेरे भाई की सक्सेस का छोटा सा नमूना है। मैंने मिस्टर रणवीर शेखावत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये उसका ही नतीजा है। राकेश ने आंखें बड़ी करके पूछा, भाई क्या तू उनसे मिला है? तू उनसे कब मिला? रोनित ने कहा, राकेश, कार्तिक जब नैना के लिए मित्तल कॉर्पोरेशन में गया था, तब वहां से आने के बाद वो बजाज एंटरप्राइज में गया था। वही वो मिस्टर मानव बजाज एंड उनके असिस्टेंट मिस्टर सचिन नायक से मिला था। एंड तुम्हें ये जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि वो अब हमारे यानी कार्तिक के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। राकेश ने शॉकिंग एक्सप्रेशंस देकर कहा, ओह ऐसा क्या? लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? रोनित प्राउड के साथ कहता है, अबे साले भूल गया क्या? कार्तिक जब ओबोरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में था तब उसे ढेरों कंपनियों से जॉब ऑफर्स लेटर्स आया करते थे, उन सब में बजाज एंटरप्राइज भी था। अब तुम समझे कि मिस्टर मानव बजाज कैसे जानते हैं हमारे हीरो को? इशिका ने खुश होते हुए कहा, वाह सर, आप तो सच में ग्रेट है। जब आशिका के नंबर 1 बिजनेस टाइकून हमारे साथ हैं तो इन विधियों से क्या डरना? रोनित फिर ताव से कहता है, ठीक है, फिर ये तय रहा कि हम कुछ समय तक शांत रहेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि साला कौन यहाँ अपना है और कौन पराया। सभी फिर एक साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और फिर हवा में उछालते हैं, हुर्रे। वही बजाज एंटरप्राइज के ऑफिस में सचिन मानव के पास आकर कहता है, सर मिस्टर सोहेल खान ने पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपको मनाऊं कि आप नीका कंपनी को इस इंडस्ट्री से बैन कर दे। मानव मुस्कुराता हुआ बोला, एंड तुमने क्या कहा? सचिन भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही कि हम इस मामले को अपनी तरह से हैंडल करेंगे। हमें क्या करना चाहिए ये उन्हें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर खान के अलावा मिस्टर मल्होत्रा, नैयर, वर्मा, डोबरियाल्स और द कपूर्स, इन सबने ही मुझे यही सेम रिक्वेस्ट की है। मानव ने कहा, इम्प्रेसिव, सबको नीका कंपनी से कुछ ना कुछ इश्यू है। चलो फिर इंडस्ट्री में नया धमाका करते हैं। मेरी कार्तिक के साथ एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स करो।
इन सबको इनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है। सचिन ने हाँ कहता है और वहां से चला जाता है। सभी बड़े अमीर घराने के लोग जो पूरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं वो सभी कार्तिक को सबक सिखाने का मन बना लेते हैं। आखिर कार्तिक ने काम भी तो ऐसा ही किया था ना। हर तरफ अब बस कार्तिक और नीका कंपनी की ही बातें हो रही है। इससे कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे थे तो कुछ बहुत खुश। इनमें वो बड़े घराने तो थे ही, साथ में वो बिगड़े बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर उनके माँ बाप कहीं तो काम आ रहे हैं। इन सब में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो है ऑफ कोर्स ओबोरॉय फैमिली एंड बिरला फैमिली। हालांकि आदित्यनाथ अब तक ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि कार्तिक असल में बहुत बड़ी और खतरनाक चीज है। अगर राहुल तोप है तो कार्तिक एक पावरफुल मिसाइल है जिससे पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए आदित्यनाथ अपनी समझदारी दिखाते हुए कार्तिक की साइड हो जाते हैं और अपनी बिरला इंडस्ट्री की तरफ से नीका के साथ ढेर सारे प्रोजेक्ट साइन करते हैं। अब तक द ग्रेट कपूर्स, मल्होत्रास, अग्रवाल्स, डोबरियाल्स, शाहजहाँ, वर्मास, पटानीस, द खानस, अदानीज, धनजानीज और भी कई बड़े घराने दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को नीका कंपनी के खिलाफ भड़का रहे होते हैं। कार्तिक के अगेंस्ट इस बहती गंगा में दशरथ और त्रिशा कोई कसर नहीं छोड़ते कार्तिक को बदनाम करने की। तो वो लोग इंडस्ट्री में कार्तिक के नाजायज होने की बातें करके उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो सारी कंपनियां जिसका नीका से कोई लेना देना नहीं था वो सब भी इस बॉयकॉट नीका का हिस्सा बन जाते हैं। वही राकेश और रोनित इन सब के सारे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। आखिर बुरे समय में ही तो सच्चे और झूठे लोगों के बारे में पता चलता है। राकेश खुश होता हुआ कहता है, ये साले सब के सब देखना खून के आंसू रोएंगे। मैं तो इसके लिए इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर रोनित मुस्कुरा दिया, फिर बोला, हाँ बहुत जल्द इन सब की लंका लगने वाली है। फिर सभी उन बेवकूफ़ी पर हंसने लगते हैं। तभी रोनित को सचिन का कॉल आता है। ये देखकर वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। फिर वो सबको चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, यस मिस्टर सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन भी मुस्कुराते हुए कहता है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर रोनित। एक्चुअली सर को कार्तिक से मिलना था, क्या वो अभी फ्री है? ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर रोनित कहता है, यस मिस्टर सचिन, कार्तिक अभी बिल्कुल फ्री है, कहिए कहाँ मिलना है। कार्तिक वहां टाइम से पहुंच जाएगा। सचिन ने कहा, दैट्स ग्रेट। आज शाम 5 बजे होटल पैराडाइज रूम नंबर 887। रोनित खुशी से कहता है, ओके डन। वहीं राहुल को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कार्तिक जीजू को कॉल करके पूछता है, जीजू आप कर क्या रहे हैं? आप ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दे देते कि बिरला अंपायर आपके साथ है? आपका इतना स्टेटमेंट ही काफी है सबको उनकी औकात दिखाने के लिए। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, ओह ब्रदर टेक इट इसी, सब कुछ कंट्रोल में है, यू जस्ट डोंट वरी। राहुल हैरान होकर पूछता है, तो क्या जीजू ये सब आप जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन क्यों? इससे तो नीका का इंप्रेशन डाउन हो जाएगा ना? कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, भाई मेरे जिस कंपनी में मैं होता हूँ वो डाउन टू हो ही नहीं सकती। बस यूं समझ ले कि ये सब बस एक छोटा सा टेस्ट है, ये जानने के लिए कि हमें फ्यूचर में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसके नहीं, समझा कुछ? राहुल फिर टेंशन फ्री होकर कहता है, ओह तो ये बस टेस्ट मैच है हम। वाह जीजू मानना पड़ेगा आपको, आप तो प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन बना लेते हैं। इस बात पर कार्तिक मुस्कुरा देता है। राहुल आगे पूछता है, तो जीजू आगे का क्या प्लान है? कार्तिक कहता है, कुछ बहुत बड़ा करना है एंड ये तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। राहुल माथा पीटते हुए कहता है, ओह प्लीज जीजू एक और सरप्राइज नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज नहीं। राहुल को ऐसे बोलते देख कार्तिक जोर जोर से हंसने लगता है, फिर कहता है, अच्छा बाबा सुन, मैं फिलहाल मिस्टर मानव बजाज के साथ काम कर रहा हूँ। जब ये काम पूरा होगा तो सबका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो तू ठंड रख, समझा? राहुल एक्साइट होकर कहने लगा, वॉट यू मीन द मानव बजाज? कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, हाँ मेरे बाप, वही द मानव बजाज। राहुल ने खुश होते हुए कहा, वाह जीजू आप तो सुपर से भी ऊपर हो। मैं बिरला इंटरप्राइज का ओनर होकर भी आज तक मानव बजाज के साथ काम नहीं कर पाया और आपने सीधे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया। जब ये खबर लोगों को मिलेगी लोग पगला जाएंगे। कार्तिक आगे कहता है, तो फिर तेरा जीजू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जिसे कोई भी दबा दे, तो अब तो भी शांति से बैठ जा और तमाशा देख। राहुल अब टेंशन फ्री होकर कहता है, ओके जीजू जैसा आप कहो। कार्तिक ने आगे पूछा, अच्छा राहुल उस माहेश्वरी ऑटोमोबाइल्स कंपनी का क्या हुआ? ये सुनकर राहुल चुप हो जाता है।
वो फिर निराश होकर कहता है, जीजू आप तो जानते हैं ना कि नयनतारा दीदी अपने आगे किसी भी नहीं सुनती है। वो ये कंपनी वापस देने को राजी ही नहीं हो रही है। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, हम बेटे इतनी बड़ी कंपनी तेरी बहन तो क्या मैं होता तो मैं भी नहीं देता। राहुल खुद होकर कहता है, अब रहने भी दीजिए जीजू, मुझे पता है कल आपने नैना दी को कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। आपने रातों रात मित्तल कॉर्पोरेशन नैना दी के नाम कर दिया, यहाँ तक कि नीका कंपनी के 50% शेयर्स भी नैना दी के नाम है और आप कह रहे हैं कि आप नैना दी को कुछ भी नहीं देते। जीजू आई विश की काश वैभव भी आपके जैसा होता। साला जब से हमारी फैमिली में आया है हमारा सब कुछ बस लिए जा रहा है, और एक आप है जो बिना कुछ मांगे बस हमें दिए जा रहे हो। सच में मेरी नैना दी बहुत ज्यादा लकी है कि उसे आप मिले। कार्तिक फिर मजाक करते हुए कहता है, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? चुप हो जा एंड अपना काम कर। नैना का कॉल आ रहा है, अगर मैंने कॉल रिसीव नहीं किया तो मेरे फोन में से बाहर आकर मेरा गला पकड़ लेगी। ये सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगता है, फिर कहता है, ओके जीजू बाय। कार्तिक फिर नैना का कॉल उठता है और प्यार से कहता है, हेलो वाइफी, क्या चल रहा है? नैना परेशान होकर पूछती है, कार्तिक तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता भी है कि हर तरफ नीका बॉयकॉट चल रहा है, ऐसे में हमारी इमेज का क्या होगा? कार्तिक कहता है, जस्ट चिल बेबी, सब कुछ कंट्रोल में है, ओके। नैना राहत की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा तो ये सब तुम्हारी मेहरबानी से हो रहा है, फिर तो तुमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल ही लिया होगा। कार्तिक ने प्यार से कहा, ओह तो अब क्या तुम मुझे इतने करीब से जानने लगी हो? अच्छा है, अब मुझे ज्यादा सफाई नहीं देनी पड़ेगी। ये सुनकर नैना कहती है, काम के मामले में तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बात शनाया की है मिस्टर कार्तिक तो आपको सफाई तो देनी पड़ेगी, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, समझे? कार्तिक ने प्यार से कहता है, जो हुक्म मेरे आका, हम तो आपके गुलाम हैं, जैसा आप कहेगी हम वैसा ही करेंगे। ये सुनकर नैना शर्मा जाती है। भला ऐसा पति किसे नहीं चाहिए होगा जो उसकी हर बात इतनी आसानी से मान ले। नैना बात कर ही रही होती है तभी वहां मिस्टर अनिल और मोनिका आ जाते हैं। नैना फोन चालू रखे ही बोलती है, अरे मिस्टर एंड मिसेज शेरगिल, आइए ना, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? ये सुनकर मोनिका और अनिल दोनों रीत के वार्ड में आते हैं। फिलहाल वार्ड में सिर्फ रीत और नैना ही होती है क्योंकि सूरज और रिहान किरण के पास होते हैं। मिसेज शेरगिल का नाम सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन कार्तिक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। मोनिका पूछती है, नैना अब रीत कैसी है? नैना रीत की तरफ देखती है जो दवाइयों की असर की वजह से सो रही होती है। नैना फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मिसेज शेरगिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद रीत की चिंता करने के लिए, बट प्लीज आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वो अभी बिल्कुल ठीक है एंड डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कल हम इसे घर ले जा सकते हैं। अनिल खुश होते हुए बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे बेटे तुम अब उन लड़कों की टेंशन मत लेना, उन्हें मैं पर्सनली हैंडल कर लूंगा। एंड कार्तिक कैसा है? ये सुनकर नैना चौंक जाती है। वो कहती है, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अनिल मायूसी से कहने लगे, अरे बेटा तुमने आज की ट्रेंडिंग न्यूज नहीं देखी क्या? हर तरफ बॉयकॉट नीका ही चल रहा है, ऐसे में कार्तिक तो बहुत टेंशन में होगा। ये सुनकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगता है, उसकी आवाज नैना के कानों में पड़ती है तो वो भी हंसने लगती है। फिर वो पूरे प्राउड के साथ कहती है, मिस्टर शेरगिल वो मेरे पति है, द कार्तिक ओबोरॉय, आपको उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ही विल हैंडल थिस ऑल। नैना का कार्तिक पर इतना भरोसा देखकर अनिल और मोनिका दोनों ही शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो यही लगता था कि उनके आने के बाद नैना और कार्तिक दोनों ही उनकी हेल्प लेंगे, लेकिन यहाँ तो मस्ती का माहौल हो रखा है। मोनिका हैरान होकर पूछती है, नैना तो क्या कार्तिक को हमारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए? क्या वो अकेले इतने बड़े लोगों से जीत पाएगा? नैना कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ मिसेज शेरगिल, कार्तिक अकेला ही काफी है पूरी इंडस्ट्री को हिलाने के लिए। वो बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर मोनिका का दिल मानो गदगद हो उठता है, उसे भी अपने बेटे पर बहुत प्राउड होता है। अगर उसकी जगह कोई भी दूसरा इंसान होता तो वो अब तक अनिल के पांव में गिर गया होता मदद के लिए। वही अनिल नैना का कार्तिक के लिए इतना भरोसा देखकर दोनों से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। सच में कार्तिक और नैना दोनों ही कमाल के हैं। आज कार्तिक की जगह उसके मिहिर और साहिल होते तो वो सारा जिम्मा या तो कृतिका पर या रणवीर पर या तो खुद उन पर ही डाल लेते, ना कि कार्तिक की तरह बिना उनकी हेल्प के अकेले पूरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते। अनिल दिल से खुश होकर कहते हैं, वाह
एक बात तो कहनी ही पड़ेगी, कार्तिक तो जबरदस्त है ही, उसकी बीवी भी बहुत डेयरिंग है। कार्तिक ने बिल्कुल अपने टक्कर की बीवी ढूंढी है। ये सुनकर कार्तिक और नैना दोनों ही शर्मा जाते हैं। मोनिका प्यार से नैना के सिर पर हाथ रखकर कहती है, नैना बेटे, कार्तिक का तुम हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना, उसका हमेशा ऐसे ही साथ देना। भगवान करे कि तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले। ये सुनकर कार्तिक और नैना दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। नैना फिर इमोशनल होकर अनिल और मोनिका दोनों के पांव छूती है। अनिल कहते हैं, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। वही मोनिका कहती है, सदा सुहागन रहो और तुम दोनों मिलकर ढेर सारे बच्चों को जन्म दो। ये सुनकर कार्तिक और नैना दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। ये मिसेज शेरगिल क्या कह रही है। वही अनिल जब ये सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं। उनकी हंसी से वो ऑकवर्ड माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है। मोनिका और अनिल फिर खुद देर रीत के पास रुकते हैं, फिर उसे भी आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। नैना फिर कहती है, अच्छा कार्तिक, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे रीत के लिए लंच लेने जाना है। कार्तिक कहता है, ओह अच्छा ठीक है, बाय। कार्तिक फिर फोन काटकर मिसेज शेरगिल के बारे में सोचने लगता है। ना जाने क्यों, लेकिन उसे अब मिसेज शेरगिल को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगती है। मिसेज शेरगिल अगर बातों में इतनी अच्छी और प्यारी है तो वो देखने में कैसी होगी, बस यही सवाल कार्तिक के मन में गूंजने लगता है। हॉस्पिटल में रीत अब बहुत बेकरार हो रही है अपनी मां को देखने के लिए। वो परेशान होकर कहती है, भाभी और कितना टाइम लगेगा, और कितने दिन मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास ले चलो ना प्लीज। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, अब आज का दिन। रीत फिर जिद करते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी मम्मी के पास जाना है, अभी के अभी। नैना प्यार से कहती है, रीत मैंने कहा ना, हम कल मामी के पास चले जाएंगे, बस आज का दिन यहाँ रह लो। रीत फिर नैना का हाथ जोर से खींचकर कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी वहां ले चलो, मुझे उन्हें देखना है। नैना कहती है, ओके ओके रुक जाओ, मैं रिहान को वीडियो कॉल करती हूँ, ठीक है। ये सुनकर रीत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नैना फिर रिहान को वीडियो कॉल करती है और रीत को फोन पकड़ा देती है। रीत अपनी मां को देखकर मासूमी से पूछती है, मम्मी आप कैसे हो, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है। मां मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है, तू नैना को ज्यादा तंग तो नहीं करती है ना। ये सुनकर नैना और रीत एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं। उन दोनों को इतना खुश देखकर माँ और पापा दोनों को ही बहुत खुशी होती है। रीत फिर छोटा सा चेहरा बनाकर कहती है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। नैना कहती है, अरे नहीं बुद्धू, थोड़े से थोड़ा ज्यादा। ये सुनकर माँ के चेहरे पर भी सुकून की मुस्कान आ जाती है। नैना आगे कहती है, मामी आप रीत की चिंता बिल्कुल मत करना, और कल जैसे ही रीत को डिस्चार्ज मिल जाएगा हम वहां आ जाएंगे, ओके। माँ हाँ कहती है। माँ आगे पूछती है, और बताओ बेटा वहां सब ठीक तो है ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। रीत को ये सुनकर अपनी बुआ की याद आ जाती है। तभी उसे पापा का गुस्से वाला चेहरा भी याद आ जाता है। वो सोचती है, अरे हाँ, पापा तो साहिल भाई के वार्ड में बुआ को देखने गए थे, उसका क्या हुआ। जब वो वापस आए तो वो इतने परेशान क्यों थे, और उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं इसके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं, खास करके कार्तिक भाई को। क्या मेरा अंदाजा सही था, क्या वो सच में मोनिका बुआ थी, लेकिन अगर ऐसा था तो पापा इतने परेशान क्यों थे। रीत को गहरी सोच में डूबता देख मम्मी ने पूछा, रीत, रीत बेटे, रीत कहाँ खो गई। नैना जब देखती है कि रीत कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो रीत के कंधे पर हाथ रखती है, इससे रीत अपनी सोच से बाहर आती है। वो फिर हंसने हुए कहती है, हाँ मम्मी बोलो। मम्मी पूछती है, क्या हुआ मेरे बच्चे, वहां कोई तकलीफ है तुम्हें, मुझे बताओ क्या बात है। तभी पापा बोले, रीत क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई तकलीफ है तुम्हें, बोलो। रीत जो अभी मोनिका का नाम लेने ही वाली थी, पापा की आवाज सुनकर तुरंत ही चुप हो जाती है और बात बदल लेती है। वो कहती है, नहीं तो मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, सच में, ही। रीत की ये बचकानी हरकत देखकर माँ पापा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि रीत और रिहान हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, तो वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नैना फिर कहती है, मामी अब आप प्लीज आराम कीजिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम भी अपना और रीत का ध्यान रखना, ओके। नैना मुस्कुराकर हाँ कहती है, फिर फोन काट देती है। रीत फिर अपन लंच फिनिश करती है।
थोड़ी देर बाद रीत के वार्ड में चैतन्य आता है। उसे देखकर रीत के चेहरा अपने आप ही लाल हो जाता है, जिसे नैना देख लेती है, पर वो चैतन्य के सामने कुछ नहीं कहती है। वही चैतन्य का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। वो रीत को देखकर बहुत बेचैन हो जाता है। नैना ये देखकर फिर से शॉक हो जाती है। वो आंखें फाड़कर कभी रीत को तो कभी चैतन्य को देखती है, फिर वो मुस्कुराने लगती है। नैना सोचती है, अरे ये क्या, इन दोनों के बीच में प्यार का फूल कब खिल गया। ये छोटू सी रीत इतनी बड़ी कब से हो गई कि लड़के को देखकर शर्माने लगी। क्या इन दोनों को खुद भी पता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है? लगता है मुझे ही इन्हें सेट करना पड़ेगा। नैना कुछ सोचती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, अरे इंस्पेक्टर चैतन्य, आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। चैतन्य मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू मिसेज नैना ओबोरोए। नैना हंसते हुए कहती है, सिर्फ नैना? आप मुझे सिर्फ नैना कह सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगेगा। चैतन्य कहता है, हाँ थैंक यू मिस, आई एम सॉरी आई मीन नैना। मैं यहाँ रीत से मिलने आया था, उसकी तबीयत पूछने। नैना मुस्कुराकर कहती है, हाँ जरूर रीत यही है, आप दोनों बात कीजिए, तब तक मैं रीत के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नैना रीत को एक आंख मारती है, फिर वहां से चली जाती है। वही रीत जब नैना की ऐसी हरकत देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वही चैतन्य को भी कुछ कुछ समझ आ जाता है, तो वो बस मुस्कुराते हुए नैना को जाते हुए देखता रहता है। नैना के जाने के बाद चैतन्य रीत के पास आकर बैठता है, फिर प्यार से पूछता है, रीत अब तुम कैसी हो? रीत कुछ नहीं कहती, बस सिर नीचे झुकाए अपना लाल पड़ा चेहरा उससे छुपाने लगती है। वही चैतन्य रीत के कुछ भी जवाब ना मिलने पर परेशान हो जाता है। वो फिर चिंता से पूछता है, रीत तुम ठीक तो हो? रीत अभी भी कुछ नहीं कहती। चैतन्य फिर अपना सिर झुकाकर रीत के छोटे से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगता है। अब जाकर उसे एहसास होता है कि क्या बात है। चैतन्य फिर अपना हाथ रीत की थोड़ी पर रखता है और रीत का लाल चेहरा ऊपर करता है। रीत चैतन्य को देखती है, फिर ब्लश करने लगती है। वो वापस से अपना सिर नीचे झुका लेती है। चैतन्य मजाक करते हुए कहता है, रीत मुझसे बात करो वरना मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर रीत जल्दी से चैतन्य को देखती है, अपना सिर जोर से ना में हिला देती है। इससे चैतन्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो फिर पूछता है, रीत तुम ठीक तो हो ना? रीत बस इतना ही कहती है, हाँ। चैतन्य फिर कुछ सोचकर पूछता है, रीत तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? आई मीन अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। रीत मासूमी से पूछती है, चैतन्य सर, उन लड़कों का क्या हुआ? क्या वो जेल चले गए? चैतन्य बड़े गर्व के साथ कहता है, अरे अभी कहाँ, वो तो अभी अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। फिलहाल वो सभी हॉस्पिटल में बिस्तर तोड़ रहे हैं, जैसे ही डिस्चार्ज होगे सीधे अपने ससुराल जाएंगे। ससुराल शब्द सुनते ही रीत का चेहरा लाल पड़ जाता है। हालांकि चैतन्य के ससुराल का मतलब जेल से ही होता है, लेकिन फिर भी रीत खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाती। वो आगे कुछ कहती तभी उसे अपनी बुआ का ख्याल आता है। वो फिर उम्मीद भरी नजरों से चैतन्य को देखती है। चैतन्य पूछता है, क्या? रीत कहती है, चैतन्य सर, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, क्या आप मेरा वो काम करेंगे? चैतन्य ये सुनकर खुश हो जाता है। वो फ्लो में कह देता है, रीत तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम बोलो तो सही। ये सुनकर रीत मुस्कुरा देती है। फिर वो अपने फोन से मोनिका और सूरज की एक पुरानी फोटो निकालती है और चैतन्य को दिखाते हुए कहती है, चैतन्य सर, ये जो लेडी है वो मेरी बुआ है। क्या आप इन्हें मेरे लिए ढूंढ सकते हैं? वो अभी इसी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर चैतन्य चौंक जाता है, फिर वो फोटो ध्यान से देखने लगता है। वो पूछता है, रीत, अगर ये तुम्हारी बुआ है तो तुम्हें इन्हें ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या ये मिसिंग है? रीत कहती है, एक्चुअली ये पिछले 32 साल से मिसिंग है। ये दरअसल कार्तिक भाई की मम्मी है। ये सुनकर चैतन्य चौंक जाता है। वो पूछता है, फिर तो तुम्हारे पापा को और कार्तिक को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी इन्हें ढूंढने में। क्या उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? रीत कहती है, नहीं, दरअसल बुआ ने जाने से पहले एक लेटर छोड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा रही है और हम उन्हें कभी ना ढूंढे। हम में से किसी ने भी उन्हें पिछले 32 साल से नहीं देखा, लेकिन मैंने आज उन्हें इसी हॉस्पिटल में देखा है। मैंने पापा को उनके बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी बुआ नहीं है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि वो मेरी बुआ ही थी। आप प्लीज मेरे लिए उन्हें ढूंढिए ना। अगर वो यहाँ है तो कार्तिक भाई को उनसे मिलना चाहिए। चैतन्य पूछता है, हम तो ये बात है। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ?
आखिर बार कहाँ देखा था तुमने उन्हें, ये तो बताओ। रीत फिर इधर उधर देखने लगती है, फिर अपना हाथ हिलाकर चैतन्य को अपने पास आने का इशारा करती है। इससे चैतन्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो एकदम फ्रिज हो जाता है। रीत फिर उसे हाथ हिलाकर कहती है, अरे यहाँ आओ, मुझे एक सीक्रेट बात बतानी है, जल्दी। चैतन्य के पास अब कोई चॉइस नहीं बचती तो उसे हार मानकर रीत के पास आना पड़ता है। वो थोड़ा आगे आकर रुक जाता है। रीत को असल में चैतन्य के कान में बात बतानी होती है तो वो मुंह फुलाकर कहती है, अरे बुद्धू, यहाँ मेरे पास आओ, ये एक सीक्रेट है। चैतन्य फिर अपनी जगह से खिसककर हल्का आगे आकर रुक जाता है। रीत को ये सेफ डिस्टेंस बिल्कुल भी राज नहीं आता तो वो झटके से चैतन्य की गर्दन पीछे से पकड़ लेती है और उसे अपने चेहरे के बिल्कुल सामने ले आती है। फिर वो कुछ बोलने के लिए अपने नाजुक होठ चैतन्य के पास ले आती है। ये सब कुछ मानो 1 सेकंड में हो जाता है तो वो दोनों ही इससे चौंक जाते हैं। रीत अपने दोनों हाथ चैतन्य के गले में डाल देती है, वही चैतन्य अपना बैलेंस बनाने के लिए उसकी पतली कमर पकड़ लेता है। अब दोनों के ही चेहरे एक दूसरे के बेहद पास आ जाते हैं। एक तरफ चैतन्य है, एकदम गबरू जवान ताकतवर आदमी जिसने इस बेरहम दुनिया का हर रूप देखा है, और दूसरी तरफ है हमारी मासूम छुटकू-सी रीत जिसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं। देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। रीत फिर धीरे धीरे चैतन्य के करीब कान के पास आकर कहती है, चैतन्य सर, मुझे शक है कि मेरी बुआ दरअसल मिसेज अनिल शेरगिल है। रीत की धीमी सी पतली आवाज में चैतन्य मानो को जाता है। वो फिर होश में आता है और कहता है, ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चैतन्य के शरीर की गर्मी रीत को जब महसूस होती है तो वो भी मानो उसकी गर्मी से सिहर उठती है। वो फिर चैतन्य के चेहरे के पास आ जाती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को करीब से देखने लगते हैं। रीत का गोरा छोटू सा चेहरा मानो कोई खूबसूरत कली हो, उस पर छोटी छोटी आंखें, छोटू सी नाक, पतले से गुलाबी होठ और सबसे खास उन आंखों में दुनिया देखने की और जिंदगी जीने की चमक। चेहरे पर प्यारी सी दिल छू लेने वाली मुस्कान उसे और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत बनाते हैं। वही चैतन्य एक हट्टा कट्टा जोशीला नौजवान, यूं कहे कि मर्द, बड़ा सीना, लोहे सा फौलादी जिगर, बड़ा सा चेहरा, चेहरे पर दुनिया भर की समझदारी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा नाक, बड़े होठ, क्लीन शेव्ड। एक मोमेंट पर दोनों ही अपना कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे के बेहद पास आ जाते हैं। तभी नैना, जो दरवाजे से कब से उन्हें झांक रही थी, उसका हाथ गलती से जोर से दरवाजे पर लग जाता है। इससे दरवाजे में से जोर से आवाज आती है। इस आवाज से चैतन्य और रीत झटके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर नैना को देखने लगते हैं। नैना फिर खुद ही अपने सिर पर हाथ मारकर कहती है, ऊप्स, गलती से मिस्टेक हो गई। इतना बोलकर वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेती है। उसे ऐसे बोलते देखकर रीत और चैतन्य दोनों ही शर्मा जाते हैं। चैतन्य फिर खड़ा होकर कहता है, नैना जी, आई थिंक कि मुझे अब चलना चाहिए, तो मैं जाता हूँ। चैतन्य फिर एक नज़र रीत को देखता है, फिर वहां से तुरंत ही 9-2-11 हो जाता है। उसके जाते ही रीत तुरंत ही चादर में अपना चेहरा छुपाकर सो जाती है। उसे ऐसा करता देखा नैना उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। शाम को 5 बजे होटल पैराडाइज रूम नंबर 887 पर कार्तिक, मानव बजाज और रणवीर शेखावत तीनों ही मिलते हैं और अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। रणवीर कहता है, मिस्टर मानव बजाज, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे होटल ओपनिंग सेरेमनी में एज चीफ गेस्ट आ रहे हैं। मानव बजाज मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मैं भला मना करने वाला कौन होता हूँ, जब मुझे मिस्टर कार्तिक ने पर्सनली आने को कहा है तो मुझे तो आना ही था। कार्तिक दिल से कहता है, थैंक यू सो मच सर, आप मेरे कहने पर अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। मानव फिर कार्तिक को ताना मारते हुए कहता है, मिस्टर कार्तिक, हमने तो आपकी बात मान ली, लेकिन वो आप थे जिसने कभी हमारी बात नहीं मानी। मैंने पर्सनली आपको कितने सारे जॉब ऑफर्स भेजे थे, लेकिन मचाल है कि आप मेरी एक भी सुने। ये सुनकर कार्तिक बहुत शर्मिंदा हो जाता है। ऐसा होता भी क्यों ना, उसने काम भी तो ऐसा ही किया था। तभी रणवीर हंसते हुए कहता है, ओह गॉड मिस्टर कार्तिक, आप भी सब में बहुत बड़े बेवकूफ हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप कैसे ठुकरा सकते हैं? अगर आपकी जगह मैं होता तो ये मौका हरगिज नहीं छोड़ता। ये सुनके कार्तिक मुस्कुराते हुए अपने सिर पर हाथ फेरने लगता है, जिसे देखकर रणवीर और मानव दोनों ही उसकी जमकर टांग खींचते हैं। वही आखिरकार मिहिर अपने उन वाहियात दोस्तों के पास जाता है ताकि वो उनसे पूछ सके कि उन्होंने रीत को टारगेट क्यों किया। उसे सच में ये जानना था कि रीत आखिर वहां पहुंची तो पहुंची कैसे और उस लड़की का क्या हुआ जो वो लोग लेकर आए थे।
मिहिर सबसे पूछता है, कमीनों में अब एक ही बार पूछूंगा, तुम लोग रीत के पीछे क्यों पड़े हुए हो एंड तुम लोगों का कार्तिक बॉस के साथ क्या पंगा है? सब कुछ सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के उसके सभी कमीने दोस्तों के चेहरे पर कातिल स्माइल आ जाती है। फिर वो कुछ ऐसा कहते हैं जिसके सुनने की उम्मीद मिहिर ने बिल्कुल भी नहीं की थी। मिहिर के सवाल सुन के उसके सभी कमीने दोस्तों के चेहरे पर कातिल स्माइल आ जाती है। उन्हें देखकर मिहिर का पारा और भी ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है। मिहिर फिर गुस्से से पूछता है, कमीनों ऐसे मुस्कुराना बंद करो वरना मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा। सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि कार्तिक बॉस से तुम लोगों का क्या लेना देना है? आकाश मजे लेने के अंदाज में कहता है, कौन कार्तिक? कैसा कार्तिक? हम किसी कार्तिक को नहीं जानते। पीयूष नफरत से कहता है, हाँ हमें तो बस उस लड़की से मतलब है जिसकी वजह से हम दूसरी बार पिटे। हम आकाश वापस से नफरत के साथ कहता है, और नहीं तो क्या, उस रीत की वजह से ही उस पुलिस वाले ने हमें कुत्ते की तरह कूटा, वो भी दो दो बार। इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एंड मिहिर इस बार भी तुम्हें हमारा साथ देना होगा, ठीक है? ये सुनकर मिहिर चौंक जाता है। वो पूछता है, क्या मतलब? विशाल खुश होकर पूछता है, क्या मतलब से तुम्हारा क्या मतलब मिहिर? तुम दोनों ही तो पिछली बार रीत को लेकर आए थे। तुम्हें क्या लगता है रीत क्या वहां आसमान से टपकी है? ये सुन के सभी हंसने लगते हैं। वही मिहिर के पैरों तले से मानो जमीन खिसक जाती है। विशाल फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, मिहिर अगली बार हम उसे मुंबई के बाहर लेकर जाएंगे जहां कोई भी आसानी से पहुंच ना पाए। इस बार भी उसे लाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की ही है मेरे भाई। हा हा हा। सभी को हंसते देखकर मिहिर का खून खोल जाता है। गुस्से से विशाल के पास आता है और उसके थोपड़े पर जोरदार मुक्का रसीद देता है। उसका मुक्का पड़ते ही विशाल के तो तोते उड़ जाते हैं। मिहिर गुस्से में कहता है, अबे साले कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई रीत को हाथ लगाने की? मैं तुझे तेरे खानदान सहित इस दुनिया में रवाना कर दूंगा। मिहिर का गुस्सा तो जग जाहिर था, जब उसकी सटकती है तो उसे उसके पापा भी हैंडल नहीं कर सकते, तो इससे सभी की मानो फट के हाथ में आ जाती है। सबसे ज्यादा तो विशाल की। विशाल डरते हुए पूछता है, भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मिहिर इस बार विशाल का फ्रैक्चर हाथ पकड़ता और बेदर्दी से मरोड़ देता है। इससे विशाल दर्द के मारे जोर से कराहने लगता है। आह आह। विशाल की दर्द भरी चीख सुनकर बाकी के सभी एकदम चुप हो जाते हैं। वही वार्ड में सिस्टर और नर्स दौड़ी चली आती है। एक नर्स गुस्से से पूछती है, हे यू मिस्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उनके हाथ में? नर्स अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही मिहिर गुस्से से लाल हुई आंखें दिखाकर ही उसे चुप कर देता है। मिहिर का बस एक लुक ही काफी होता है उसके डेंजर जोन को दिखाने के लिए। उसे देखते ही सब अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। मिहिर फिर पीयूष की तरफ बढ़ता है और उसे हाथ खींच के बेड से नीचे गिरा देता है। पीयूष के गिरते ही उसकी कमर का कचुम्बर निकल जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। आह ओई माँ। इतने में उनके बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन अफसोस द शेरगिल्स के बॉडीगार्ड्स के आगे वो पानी कम चाय है। उन्हें साफ साफ बोला गया था जब तक उन्हें बुलाया ना जाए वो यहाँ ना आए। पर अब उनके होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो अब किसी भी काम के नहीं थे। वही रीत, नैना और साहिल आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दरअसल रीत नैना से जिद करके वहां आई थी। वो कब से इधर उधर देख रही थी। साहिल जो उसे कब से ऐसा करते हुए देखा रहा था, वो आखिर में पूछ ही लेता है, रीत बच्चे क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो तुम? नैना मुस्कुराते हुए कहती है, हम शायद से रीत अपने मिहिर भाई को ढूंढ रही है ना? रीत तुरंत ही जोर से हाँ में मुंडी हिला देती है। साहिल हंसते हुए कहता है, वो अभी किसी की बैंड बजाने को गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और बताओ? रीत झिझकते हुए पूछती है, साहिल भाई आपके मम्मी पापा कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है वो? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। साहिल कुछ कहने को होता है, तभी वार्ड में अनिल और मोनिका साहिल के लिए खाना लेकर आते हैं। मोनिका को सच में कोई आइडिया नहीं होता कि रीत भी अभी यही मौजूद है, तो वो जैसे ही रीत को वहां देखती है वो शॉक रह जाती है। साहिल खुश होकर कहता है, मॉम डैड आप दोनों ही 100 साल जियोगे। रीत अभी अभी आप दोनों को ही याद कर रही थी। ओह अच्छा। ये सुनकर अनिल खुश होकर कहते हैं। वही मोनिका भी फेक स्माइल करके मुस्कुराने लगती है। रीत फिर जानबूझकर अनजान बनते हुए कहती है, हेलो अंकल आंटी, मेरा नाम रीत है। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। रीत की प्यारी सी आवाज सुन के अनिल तो जैसे उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं। वही मोनिका चैन की सांस लेती है कि हाश, रीत ने मुझे पहचाना नहीं।
थैंक यू भगवान जी। वही रीत अपने मन ही मन कहती है, मेरी प्यारी बुआ जी, आखिर आप मिल ही गई। मेरा शक बिल्कुल सही था। आज आप भले ही मेरे सामने हो, लेकिन कल आप कार्तिक भाई के सामने होगे। मैं आप दोनों का मिलन करवा के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। फिर रीत और मोनिका अपनी अपनी धुन में मुस्कुराने लगते हैं। फिर नैना उनसे कहती है, मिस्टर एंड मिसेस शेरगिल, ये कार्तिक की छोटी बहन है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर में चले जाएंगे। अनिल खुश होकर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो सच में बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों भी हमें ज्वाइन करोगे ये खाना फिनिश करने में। ये सुनकर नैना फ्रिज हो जाती है, पर रीत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उछलते हुए कहती है, वाह खाना, अंकल आंटी आप दोनों बहुत है। मुझे सच में अभी बहुत तेज भूख लग रही है। चलिए हम जल्दी से खाना शुरू करते हैं। ये सुनकर नैना बहुत एम्बेरस हो जाती है। वो उसे टोकते हुए कहती है, रीता। मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, खाना बहुत ज्यादा है और खाने वाले बहुत कम, इसी बहाने हम एक दूसरे को और अच्छे से जान भी लेंगे। रीत फिर खुश होकर कहती है, आंटी तुस्सी एकदम सही पकड़े हो। फिर मोनिका और रीत साथ में खाना सर्व करने लगते हैं। एक तरफ मोनिका अपने जुड़वा भाई की बेटी के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती है, वहीं रीत अपने भाई की मां को परखना चाहती है। वही साहिल और नैना दोनों ही कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो भी खुशी खुशी इस क्यूट से गेट टुगेदर को ज्वाइन कर लेते हैं। वही कार्तिक अपने प्लान में आगे बढ़ रहा था। वो रणवीर के होटल शालीमार के ग्रैंड ओपनिंग की मार्केटिंग में बिजी था। एंड ऑफ कोर्स इस ग्रैंड होटल की ओपनिंग करने वाले हैं द ग्रेट मानव बजाज, जो कि ऑफिशियली कार्तिक की नीका कंपनी के पार्टनर बनने वाले हैं। यानी कि नीका ऑफिशियली 3 लोगों की कंपनी होगी जिसे मानव बजाज फाइनेंस करेंगे। बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में मिहिर नफरत से सबकी तरफ देखता है। फिर गुस्से में कहता है, सालो कुत्तों, तुम सब जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। तुमने कार्तिक बॉस की बहन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की है तो तुम सबके जीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे कार्तिक बॉस ने तुम्हें जिंदा छोड़कर दरियादिली दिखाई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम सबको अपने किए की सजा भुगतनी होगी और वो सजा मैं तय करूंगा। इतना बोलकर मिहिर गुस्से के वहां से तेज कदमों से निकल जाता है। उसके जाते ही सब वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, सिवाय आकाश, आर्यन, पीयूष, विशाल, रवि और केशव के। धीरे धीरे सारे सिस्टर्स और नर्सेस भी चली जाती है। उसके जाते ही सब राहत की सांस लेते हैं। आर्यन शॉकिंग एक्सप्रेशंस देकर पूछता है, भाई ये क्या था? मिहिर को किस बात पर इतना गुस्सा आ गया? पीयूष डरते हुए कहता है, भाई लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे इस मिहिर से बहुत बुरी वाइब्स आ रही थी। विशाल अपने चेहरे को सहलाते हुए कहता है, बॉस कुछ करना पड़ेगा। मिहिर को देखकर लगता है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं। इतना सब हो ही रहा होता है, उतने में बाहर से बॉडीगार्ड्स के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। आह आ आ ओ आह। उनकी दर्द भरी आवाज पूरे हॉस्पिटल में मानो गूंजने लगती है। उनकी आवाजें सुनकर सभी लड़के डर से थर थर कांपने लगते हैं। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके रवि उठता है और एक नजर बाहर झांकता है। बाहर जो हो रहा था उसे देखकर वो शॉक रह जाता है। केशव उत्सुकता से पूछता है, भाई क्या हुआ? आर्यन भी तपाक से बोला, हाँ रवि, क्या चला रहा है बाहर, जल्दी बोलो। रवि अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। फिर परेशान होकर कहता है, हे भगवान, मिहिर क्या पागल हो गया है? आखिर वो करना क्या चाहता है? पीयूष माथा पीट के कहता है, अबे साले पहेलियां बुझाना बंद कर और सीधे सीधे बता क्या चल रहा है बाहर। रवि डरते हुए कहता है, भाई लोग बाहर हमारे जितने भी गार्ड्स से उन्हें मार मार के वहां से भगा दिया गया है। फिलहाल बाहर शेरगिल्स के बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं। शायद से वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं। ये सुन के सभी डर जाते हैं। वो अपने अपने पापा को फोन लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सभी के ही फोन में नेटवर्क नहीं है। इससे सभी और भी ध्यान परेशान हो जाते हैं। वही मिहिर बाहर निकलते ही शेखर को कॉल करता है और उसे गुस्से में ऑर्डर देते हुए है, असिस्टेंट शेखर, आप कार्तिक बॉस के अगेंस्ट जाने वाले सभी लोगों की लिस्ट बनाइए फौरन। मैं उन सभी लोगों को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूं। ये सुनकर शेखर फ्रिज हो जाता है। फिर हिचकिचाते हुए कहता है, सर उन सबके नाम मुझे पता है, लेकिन वो सभी आपने पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिहिर गुस्से में कहता है, आई डोंट केयर। मुझे उन सबको इस दुनिया के बाहर फेंकना है एट एनी कॉस्ट।
शेखर तुरंत कहता है, ये सर, हो जाएगा, मैं एक बार। मिहिर बीच में कहता है, मिस्टर शेखर, डेट से मैं बात कर लूंगा, आप बस मैंने जो कहा है उतना कीजिए। शेखर लंबी सांस लेकर कहता है, ओके सर। मिहिर तुरंत कॉल काट देता है, फिर अपने पापा को कॉल करता है। पापा अभी रीत के साथ बहुत मजे से बातें कर रहे होते हैं, तभी वो फोन उठाते हैं। वो कुछ कहते तभी मिहिर जल्दी जल्दी में कहता है, पापा मैं रीत के साथ गलत करने वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज मुझे मेरे तरीके से काम करने देना, आप मेरे काम के बीच में मत आना, ओके। पापा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, फिर रीत के तरफ देखते हैं जो मोनिका से बहुत प्यार से बातें कर रही थी। रीत की मासूमियत देखकर पापा का दिल एकदम से कठोर हो जाता है, फिर फक्र से कहते हैं, ठीक है बेटे, जो करना है करो। ये सुनकर मिहिर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुशी खुशी पापा के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। वही साहिल के वार्ड में साहिल और नैना की बहुत अच्छी बन जाती है। वही रीत और मोनिका की भी बहुत अच्छी बन जाती है। रीत को मोनिका सच में बहुत भोली, प्यारी और मासूम लगती है, बिल्कुल उसके पापा की तरह। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि अगर मोनिका इतनी अच्छी माँ है तो उन्होंने कार्तिक भाई को छोड़ा ही क्यों। जो भी हो, रीत की प्यारी मोनिका बुआ ने उसका दिल जीत लिया है। वही कार्तिक सीधे अपनी मामी के पास चला जाता है। अब किरण की तबीयत में भी काफी सुधार हो गया है। इन शॉर्ट सबके हालात अभी अच्छे हैं, लेकिन ये बस कुछ ही देर के मेहमान है। मिहिर पापा के ऑफिस जाते ही सीईओ का ओहदा संभाल लेता है। फिर शेखर सभी बड़ी कंपनियों की लिस्ट उसे लाकर देता है जिनने नीका कंपनी को बॉयकॉट करने का जिम्मा उठाया है। उनमें सबसे ऊपर नाम होता है द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का। मिहिर सारे नाम पढ़कर कहता है, मिस्टर शेखर, अभी इसी वक्त इन सभी कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करो और उनसे शेयर्स के प्राइस कम करवाने को बोलो। मैं कुछ ही देर में इन सभी कंपनीज के शेयर्स धूल चाहते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर शेखर हाँ में सिर हिलाता है और तुरंत काम पर लग जाता है। उसे ऐसा करने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत देर लगेगी। तब तक तो मिहिर बड़े आराम से उन सभी को अपने रास्ते से हटा देगा। वही कार्तिक और नैना कहीं बाहर घूमने का डिसाइड करते हैं ताकि वो थोड़ी फ्रेश एयर ले सके और खुद को रिफ्रेश कर सके। कार्तिक आज बहुत अच्छे मूड में होता है, आखिर उसकी मेहनत रंग जो ला रही थी। वही नैना अपनी ही धुन में कहीं खोई हुई थी। कार्तिक नैना से पूछता है, क्या हुआ नैना, तुम्हें कहीं रुकना है क्या? नैना मुस्कुरा के कहती है, अरे नहीं, तुम बस ड्राइव करते रहो, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। कार्तिक नैना के मन की उदासी भाप जाता है तो वो कुछ सोचता है, फिर कहता है, नैना। नैना कहती है, हम। कार्तिक मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुमने कभी चलती कार में किस किया है? ये सुनते ही नैना की आंखें मानो फटकर बाहर आ जाती है। वो अजीब नजरों से उसे देखती है। वो गुस्से से कहती है, कार्तिक आर यू मेड? कार्तिक हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, इसमें बहुत मजा आता है। ये सुनकर नैना एकदम फ्रिज हो जाती है। वो कहती है, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत मजा आता है। नैना चिढ़ते हुए कहती है, जस्ट शट अप कार्तिक। नैना के इतना बोलने की ही देर थी, इतने में कार्तिक अपनी कार और तेज कर देता है। इससे नैना जोर से अपनी सीट बेल्ट पकड़ लेती है। वो पूछती है, स्टॉप ईट कार्तिक, अपना ये पागलपन बंद करो, समझे? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नैना की टोकने पर कार्तिक फिर एक सुनसान खुले रोड पर अपनी कार घुमा देता है। इससे कार गोल गोल घूमने लगती है। कार्तिक फिर नैना की सीट बेल्ट खोल देता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इससे नैना तेज झटका खा जाती है। वो कार के घूमने से इतना ज्यादा डर जाती है कि वो कार्तिक के गले लग जाती है। वही हमारा कार्तिक नैना के इस डर का जमकर फायदा उठाता है। कार्तिक नैना का चेहरा अपने चेहरे से सटाकर उसे किस करने लगता है। नैना अब कुछ भी कर नहीं पाती और फ्रिज हो जाती है। वो पहले ही कार की वजह से सदमा खा चुकी थी और अब ये। नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एक पल ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास घूम रही है। वही अगले ही पल उसे ऐसा भी लगता है कि पूरी दुनिया मानो थम गई है। नैना के लिए ये उसकी छोटी सी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था। वही कार्तिक के लिए ये पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ, नैना के साथ ये उसका फर्स्ट टाइम था। देखते ही देखते उनकी ये किस बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। कार्तिक फिर जोर से ब्रेक मारता है। इससे कार झटके के साथ रुक जाती है। फिर वो दोनों कार में ही अपना सारा कंट्रोल खो देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। इत्तेफाक से वहां से वीर गुजर रहा होता है और वो दूर एक कार को तेज रफ्तार में गोल गोल घूमते हुए देखता है।
उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है तो वो वहीं रुककर उन्हें देखने लगता है। पहले तो उसे यही लगता है कि ये कोई नॉर्मल कपल है, फिर वो ध्यान से उन्हें देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और उनकी वीडियो बनाने लगता है। कुछ देर बाद वो उसे वैभव को भेज देता है। वैभव जब कार्तिक और नैना को ऐसे बीच सड़क में प्यार में डूबा देखता है तो वो गुस्से और नफरत से अपन फोन जमीन पर पटक देता है, फिर नफरत से कहता है, कमीनो, मुझे और मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करके खुलेआम रंगरलिया मना रहे हो। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल यू, डेम ईट। ओबोरॉय मैंशन में अब तक सभी ये जान चुके होते हैं कि यश ने रीत के साथ क्या नया कारनामा किया है, तो सभी अब टेंशन में होते हैं कि कार्तिक आगे क्या करेगा। दशरथ और त्रिशा अपने आप को इस आने वाली मुसीबत के लिए तैयार कर रहे हैं। वही यश भी अब थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था। आखिर वो हमेशा ही कार्तिक से हारता जो आया है, उसे भी अब कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही पूछता है, उफ कार्तिक, आखिर क्या करने वाले हो तुम? अब बता भी दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।